हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राय क्लासेस पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने फिर से जो है 1000 एमसीक्यू की सीरीज में पार्ट नंबर 11 लेकर के आपके सामने। और जैसा कि आपको पता है कि 1000 एमसीक्यू की सीरीज हमारी कंटिन्यू चल रही है और उसमें जो है हमने पार्ट 10 तक आपके जो है कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है। और अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो लगभग क्वेश्चन जो है हमारे 200 से ज़्यादा ही हो चुके हैं। और ऐसे ही हम आपको जो है 1000 क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें जो है कोशिश करेंगे कि सारे जो है ऑप्शन आपके कवर हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले हमारा जो है रसायन विज्ञान वाला पोर्शन चल रहा है क्लास 10 के लिए। और इसके बाद जो है हम रसायन विज्ञान के बाद जल्दी ही अपना दूसरा सेक्शन भी उठाएंगे, ताकि जो है आपको काफ़ी मदद मिलती रहे। आपका काम खाली इतना है कि आप जो है वीडियो को देख के इनको जो अच्छी से उनकी नोट्स बनाएं और नोट्स बनाने के बाद उनको अच्छे से तैयार भी कर लें। ठीक है। केवल जो है याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है और ना ही केवल नोट्स बनाना बहुत बड़ी बात है। दोनों काम एक साथ आपको करने हैं। आपको नोट्स भी बनाना है और आपको जो है तैयार भी करना है। एक नोट्स आपको इसलिए तैयार करना है क्योंकि पेपर के टाइम जब आपको रिवीजन करना पड़े तो जो है आपको वीडियो ना देखनी पड़े। इससे पहले अच्छा है कि आप अभी वीडियो देख लें। दूसरी चीज, अगर आपको याद करना है तो याद करने का मतलब ये है कि आपके जो एग्जाम में भी काम आएंगी, प्लस आपका नॉलेज तो बढ़ ही रहा है। ठीक है। तो इस हिसाब से जो है आपको दोनों काम एक साथ करना भी है, ताकि दोनों चीज की बैलेंसिंग अपनी बनी रहे और उसके साथ साथ अच्छे से आप तैयार करते रहें इसको, ताकि जो है आगे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। दूसरी चीज ये भी है कि अगर नोट्स वीडियो देखकर ही बना रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि इसमें जो है हम काफी और सारे क्वेश्चन आपके हम क्लियर कर देते हैं। और अगर किसी कॉपी की सहायता से नोट्स बना रहे हैं तो फिर केवल आप 20 क्वेश्चन ही तैयार कर पा रहे हैं। और इससे अगर आप जो है वीडियो को देख करके नोट्स बना रहे हैं तो आप जो है कुछ ज्यादा सीख पाएंगे। ठीक, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और इसमें आप ध्यान रखना वीडियो में कि जितने भी क्वेश्चन आपके रिपीट हों, रसायन विज्ञान के जितने क्वेश्चन रिपीट हों, उनके जो है आंसर आपको कमेंट सेक्शन में पहले बताना है। और इस वीडियो में एक चीज ये भी करना कि आंसर जो है क्वेश्चन का आंसर पहले कमेंट में बताना, सही वाला उसको बाद में देखना। ठीक, पहले हमको कमेंट करके बता देना कि ये इसका आंसर है और फिर आपको देखना होगा कि उसमें जो है आपका आंसर सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। ठीक, तो वीडियो को देखते जाएं और उसके आंसर कमेंट में बताते जाएं। इसका पहले एक बार वीडियो देख लें, कमेंट सेक्शन में उसके ऑप्शन जो बताते जाएं, तो इसका अपना अच्छे से आराम से नोट्स बना लें। ठीक, तो देर ना करते हुए चलिए अपने स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन हमारा जो कि दिया है भैया कि एंटी मनी है। एंटी मनी है। एंटी मनी आपको बताना है कि धातु है कि उपधातु है कि अधातु है या फिर आपकी अक्रिय गैस है। ठीक है, ये बताना है आपको, धातु है कि उपधातु है, अधातु है, अक्रिय गैस है। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो भैया उपधातु हो जाएगा। उपधातु हमारे क्या होते हैं, जिसमें जो है धातु और अधातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, उसे उपधातु हम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हमारा जो भैया है, अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं भैया कि अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करने वाली धातु है। अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करने वाली धातु कौन सी है? अम्ल से देखो अब क्रिया जो करेंगी और हाइड्रोजन विस्थापित करेंगी, तो वही धातु विस्थापित करेंगी जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है। जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है। यहाँ पे भैया थोड़ा सा ध्यान दें कि कॉपर, Ag और Hg, ये तीनों हमारी जो धातुएं हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है। किससे हैं? नीचे है, हाइड्रोजन से। और केवल हमारे पास एक ही धातु ऐसी है Zn, ये हमारे जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है। ठीक है, तो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करने वाली धातु कौन सी है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा भैया Zn, हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉपर, Ag, Hg, ये हाइड्रोजन से नीचे विद्युत रासायनिक श्रेणी में, तो ये हमारे आंसर नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। आगे जब चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा हमको 3। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है? सामान्य ताप पर की बात कर रहे हैं और जल के साथ अभिक्रिया कर लेगी, तो कौन करेगा भैया आपका? ठीक, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सोडियम अभिक्रिया जो है आपकी अभिक्रिया कर लेगी। ठीक है,
इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर आज का 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाती है। फिर से हमारा वही रिपीटेड क्वेश्चन आया है कि आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी हम बता चुके हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो भी धातुएं हमारी हाइड्रोजन से ऊपर हैं, ठीक, वो हाइड्रोजन विस्थापित कर लेंगी, और जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे हैं वो विस्थापित नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पे आप ध्यान दें कि फेरस जो है ये हमारा ऊपर है भैया, जेडियन हमारा ऊपर है, मैग्नीशियम हमारा ऊपर है, लेकिन कॉपर जो है हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए ये विस्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा दिया भैया, कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। ठीक, तांबा है, सोना है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करेंगे तो हमारा सोडियम हो जाएगा, ये जो है ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। देर ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। और क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 दिया है, कह रहे हैं कि मुद्रा धातु है, मुद्रा धातु है, कॉपर है, जेडियन है, स्टेनस है, पीवी। इसमें से मतलब कौन सी धातु हमारी जो है मुद्रा में पाई जाती है। कॉपर है, जेडियन है, स्टेनस है और पीवी है। ठीक, तो यहाँ पे आप ध्यान दें, जो अधिक मात्रा में पाई जाती है वो आपकी हो जाएगी यहाँ पे कॉपर हो जाएगी भैया। कौन हो जाएगी? कॉपर। ठीक, और बाकी थोड़ी बहुत मात्रा में स्टेनस भी पाई जाती है, लेकिन अधिक मात्रा में हमारी जो है कॉपर ही पाई जाती है। तो मुद्रा धातु अगर हमसे पूछेंगे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कौन सा? कॉपर। ठीक, आगे चलते भैया अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे फिर से आपसे पूछा गया है कि मुद्रा धातु है, जिंक है, सिल्वर है, मैग्नीशियम है, सोडियम है। ठीक, जिंक के सिक्के हमने कभी नहीं सुना है भैया, मैग्नीशियम के सिक्के नहीं सुना है, सोडियम के सिक्के नहीं सुना है, लेकिन हमने जो है चांदी के सिक्के जरूर सुना है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कौन? सिल्वर हो जाएगा भैया। कौन हो जाएगा? इसका सही आंसर सिल्वर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। और आगे क्वेश्चन नंबर हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया है 8 में कह रहे हैं कि जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन कौन सी गैस निष्कासित करती है। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करती है। अगर जस्ता धातु, जस्ता मतलब हमारे पास होता है भैया जेडियन, और अब क्रिया किससे करेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो 2HCl किससे करेगा भैया? 2HCl। तुम्हारा क्या बन जाएगा? JDnCl2। क्या बनेगा भैया? JDnCl2 और प्लस H2 गैस। तो यहाँ पे गैस कौन सी निकल रही है? हाइड्रोजन। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? हाइड्रोजन। ठीक है, सही आंसर हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ध्यान दें, ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो इसके साथ ही हमारा साथ सही आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन। आगे चलते हैं भैया, और आगे हमारा क्वेश्चन नंबर दिया है 9। 9 नंबर में आपसे कह रहे हैं कि तत्व एबीसीडी के मानक अपचयन विभव क्रमशः प्लस का 0.60, माइनस का 0.35, माइनस का 1.50 और माइनस का 2.71 वोल्ट है। इनमें सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा होगा? तो सबसे अगर अधिक क्रियाशील तत्व की बात करेंगे तो जिसकी वैल्यू, इसमें उल्टा होता है कि जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है मानक अपचयन विभव उसका सबसे कम होता है, और जिसकी वैल्यू कम होती है मानक अपचयन विभव सबसे ज्यादा होता है। मतलब हमारे कहने मतलब यह है कि जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो कम अपक्रियाशील होगा, और जिसकी वैल्यू कम होगी वो अधिक अपक्रियाशील होगा। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखेंगे, ठीक, ए की वैल्यू आपको दी गई कितनी है? 0.60, और बी की है 0 माइनस का 0.35, और सी की वैल्यू दी गई है माइनस का 1.50, और डी की है भैया, डी की माइनस की 2.71, ये आपको दी गई। तो सबसे जो है कम किसकी है? डी की वैल्यू है। तो इसका मतलब हमारा ये आंसर हो जाएगा कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा हो जाएगा? हमारा डी। ठीक, सबसे अधिक क्रियाशील कौन जाएगा? डी। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि जिसका मानक अपचयन विभव सबसे ज्यादा होता है उसकी क्रियाशीलता कम होती है, और जिसका मानक अपचयन विभव सबसे कम होता है उसकी क्रियाशीलता अधिक होती है। तो इस हिसाब से हमसे अधिक वाला पूछा है, यहाँ पे हम सबसे कम वाला आंसर अपना दे देंगे कितना? माइनस का 2.71।
7 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारा है आज का, ये कह रहे हैं कि परावर्तनीय भट्ठी का उपयोग होता है, परावर्तनीय भट्ठी का उपयोग होता है प्रगलन में, निस्तापन में, बेसेमरीकरण में, अतिशीलन में। ठीक, तो यहाँ पे परावर्तनीय भट्ठी का उपयोग जो है हम निस्तापन क्रिया में करते हैं, और कभी कभी परावर्तनीय भट्ठी का प्रयोग हमारा जो है भर्जन प्रक्रिया में भी होता है। ठीक, अगर प्रगलन की बात करेंगे तो प्रगलन में हमारा मैक्सिमम केस में क्या होता है कि वात्या भट्ठी का यूज हम करते हैं। इसका कुछ कहते हैं वात्या भट्ठी का। ठीक, वात्या भट्ठी का हम जो है यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं भैया, और क्वेश्चन नंबर 11 पे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि फफोलेदार कापर है, फफोलेदार कापर है। फफोलेदार कापर में क्या होता है कि हमको जो है 98% शुद्ध जो है कापर प्राप्त होता है, शुद्ध कापर प्राप्त होता है, और 2% जो है हमको अशुद्धियां प्राप्त होती हैं। ठीक, तो देखो ऑप्शन में हमारे क्या दिए गए हैं। फफोलेदार कापर, कापर एक यौगिक है, कापर का एक यौगिक है, कापर का एक अयस्क है, कापर का एक मिश्र धातु कापर जिसमें 2% अशुद्धियां होती हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा कापर जिसमें 2% अशुद्धियां होती हैं। ये वाली बात उन्होंने ऑप्शन में दी है, जिसमें 2% अशुद्धियां होती हैं, वही हमारा आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर दिया है 12 कि भैया तांबे का अयस्क है, तांबे का अयस्क है। ये क्वेश्चन आपका जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये रिपीट हो चुका है, तो इसका जो है आप जवाब हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि तांबे का अयस्क है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मैलेकाइट। क्या हो जाएगा भैया? मैलेकाइट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहे हैं भैया, 13 में कह रहे हैं कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? जर्मन सिल्वर में यहाँ पे देख लें भैया कि कापर होता है, और जेडियन होता है, और निकिल होता है। क्या होता है? कापर, जेडियन, निकिल। कापर जो होता है आपका 50% होता है, जेडियन जो होता है आपका 35% होता है, और निकिल आपकी जो होती है वो 15% होती है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कापर है, जेडियन है, निकिल है, मतलब एजी जो है हमारी धातु नहीं होती है। ये इसका संगठन है। ठीक, इसको आप तैयार कर लें अच्छे से। फिर इसका चलते हैं आगे भैया। आगे जो है चलेंगे, तो दिया है हमारा कि फफोलेदार तांबे में कापर की प्रतिशत मात्रा होती है। अभी हमने जस्ट पीछे बताया कि फफोलेदार तांबे में कापर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 2% अशुद्धियां होती हैं, और 98% हमारा जो है शुद्ध कापर होता है। 98% हमारा शुद्ध कापर होता है। ठीक है भैया, इसका चलते हम आगे। और आगे चलने के बाद क्वेश्चन नंबर हमारा दिया है 15, और 15 में आपसे कह रहे हैं कि मुद्रा मिश्र धातु है। मुद्रा मिश्र धातु है, काहे का धातु है? ठीक, अगर देखो भैया मुद्रा की बात करेंगे तो हमारा ये ऑप्शन से हो जाएगा, कापर होगा 95%, स्टेनलेस हो जाएगा 4%, फास्फोरस हो जाएगा 1%। ठीक है भैया, फास्फोरस हो जाएगा 1%। ठीक, देर ना करते हुए चलते हैं हम आगे। और आगे आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 16, और 16 जो है कह रहे हैं कि पीतल है, पीतल। ठीक, पीतल जो है हमारी क्या है भैया? पीतल हमारी जो हो जाएगी वो मिश्र धातु हो जाएगी, और ये मिश्र धातु काहे की होती है? कापर, जेडियन। कापर कितना होता है? 70%, और जेडियन कितना होता है? 30%। ठीक, इसको आप याद रखें अच्छे से। कापर 70% हो जाएगा, जेडियन हो जाएगा 30%। ठीक है भैया, आगे देर ना करते हुए चलते हैं आगे। और आगे जब हम चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारा दिया है 17। क्वेश्चन नंबर दिया 17, और 17 में आपसे कह रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, और आपका दिया है उभयधर्मी होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन, SO2 का जलीय विलयन। सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम सूत्र की बात करेंगे तो SO2 हो जाएगा, और इसके अगर हम जलीय विलयन की बात करेंगे तो कैसा हो जाएगा हमारा? अम्लीय हो जाएगा भैया। कैसा हो जाएगा? अम्लीय। ठीक, तो आंसर हमारा हो जाएगा अम्लीय। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया है 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं
कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन होता है क्योंकि। ये क्वेश्चन आपका जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक दें और रोकने के बाद इसका आंसर हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ए बी सी डी में से आपका आंसर कौन सा होने वाला है, और उसके बाद चेक कर लें कि आपका आंसर सही है कि नहीं सही। तो इसका आंसर भी हो जाएगा कि जो टिन है, टिन जो है वो जिंक से अपेक्षाकृत कम अपक्रियाशील है। ठीक, टिन जो होता है अपेक्षाकृत कम अपक्रियाशील होता है, इसलिए जो है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन किया जाता है। ये टिन, क्योंकि टिन जो है जिंक से कम अपक्रियाशील है और इसलिए जो है टिन अपेक्षाकृत कम अपक्रियाशील होने के कारण खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन किया जाता है। ठीक है भैया, इसके बाद हम चलते हैं आगे, और आगे चलने बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल तनु अम्लों के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस देता है। कौन सा अम्ल तनु अम्लों के साथ अपक्रिया करके। एक तो अभी हम आपको रिएक्शन करवा चुके हैं जस्ता या फिर जिंक। अगर जस्ता या जिंक के हम अम्ल से अपक्रिया कराएंगे तो पीछे अभी हम रिएक्शन आपको बताए थे, तो वहां पर आपका क्या बनेगा, आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगी और जो धातु आप लेंगे उसी का जो है लवण बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं भैया, और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हमारा ये दिया है, कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है। निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है। फास्फोरस है, हीलियम है, लिथियम है और सल्फर है। आपसे पूछा गया कौन सा तत्व धात्विक है। ठीक, तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब आ जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा भैया, कौन हो जाएगा, लिथियम आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक, लिथियम आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके साथ ये हमारे जो है आज के 20 क्वेश्चन में पूरे हो गए हैं। 20 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए, और 20 क्वेश्चन के बाद हमारा पार्ट नंबर जो है आज का 11 कंप्लीट हुआ, और हमने जो है अभी रसायन विज्ञान क्वेश्चन ज्यादा ही किए हैं। तो साथ ही साथ जो है आप क्वेश्चन को जो है अच्छे से तैयार करते रहें, इनकी नोट्स आप बनाते रहें, और नोट्स तो जरूरी है बनाना। नोट्स बनाने के बाद इनको जो आप अच्छे से तैयार भी करते रहें। ठीक है, और जल्द ही हम लौटेंगे हम अपने अगले सेशन में, और आप तब तक जो है इनकी नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद अगर कोई दिक्कत है तो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक, वीडियो को पूरी देखने के बाद एक बार कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएं कि क्वेश्चन कितने रिपीट थे, कितने आपको आते थे, कितने नहीं आते थे, पूरी बात हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, फिर उसी और जोश उत्साह के साथ हम लौटेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।